during Akbar, Shah Jahan and Jahangir, India was the richest country in the world. More than 25% of GDP of the world was in India. It is because of the plunderers. They were plunderers. अब ये बकवास आपने कई बार सुनी होगी और इसी बकवास का आज हम खंडन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में कितना है या इंडिया का साइज कितना है, इसका इंडिया की रिचनेस से कोई लेना देना नहीं है। वी आर अ लार्ज पुअर नेशन एंड वी वर अ लार्ज पुअर नेशन। और वही मैं आपको दिखाऊंगा डेटा से। ये ब्रॉडबेरी, कस्टोडिस और गुप्ता की रिसर्च है। इनमें से एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और दो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से। लास्ट कॉलम देखिए, इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा को डिवाइड कर दिया ग्रेट ब्रिटेन की जीडीपी पर कैपिटा से। अज्यूमिंग ग्रेट ब्रिटेन हैज 100 जीडीपी पर कैपिटा, इंडिया की थी 61% ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जीडीपी पर कैपिटा इन द ईयर 1600। ये बात कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। उसके बाद 1650 में 58, फिर उसके बाद 40, फिर 34, 27, 25, डिक्लाइनिंग ट्रेंड। माने जब तक ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर अराइव किया इंडिया में, इट वॉज ऑलरेडी मच रिचर देन इंडिया। दिस इज समथिंग दैट नो वन विल टेल यू। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, इंडियन जीडीपी पर कैपिटा 1600 से, क्योंकि डेटा सेट है, सारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। किसी को अगर मराठाओं से प्यार है तो मराठाओं को बीच में घुसा लो, वहाँ भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखेगा आपको। 129, 121, 118, 109, 108, 98। क्या हो रहा है ये? अब मुगल इंडिया में डिक्लाइनिंग इनकम के बहुत ही ऑब्वियस कारण थे और हमारी पॉवर्टी के भी ऑब्वियस कारण थे। पेजेंट्री का मुगल्स ने रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसको इरफान हबीब ने डिटेल में डॉक्यूमेंट किया है। मैंने अपनी ट्वीट में कोट किया था इरफान हबीब को और समराइज किया था उसके व्यूज़ को। तो इरफान हबीब, यू शुड नो, इज़ नॉट लाइक्ड बाय राइट विंग सर्कल्स, नॉट लाइक्ड विद इन राइट विंग सर्कल्स। और उन्होंने हार्शली क्रिटिसाइज किया है मुगल्स को। उसने लिखा है कि मुगल रेवेन्यू सिस्टम एम्ड एट एक्सटॉर्टिंग द एंटायर सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द इंडियन पेजेंट, लीविंग नो मोर एंड ऑफन लेस देन द बेरेस्ट सब्सिस्टेंस। और मैं कोट करता हूँ फिर इरफान हबीब को, द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ द पेजेंट जनरली अप्रोक्सीमेटेड टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ सब्सिस्टेंस। Living thus on the level of starvation, he often had to sell his wife and children in order to pay the state demand and the various authorized and unauthorized cesses. बीवी बच्चे बेच जाने पड़ते थे पेजेंट्स को अपनी रेवेन्यू डिमांड्स को मुगल्स की पूरा करने के लिए। तो क्या वो एक्सप्लॉयटेटर्स, स्प्लेंडरर्स नहीं कहे जाएंगे फिर? According to Habib, the Mughal state served not merely as the protective arm of the exploiting classes, but was itself the principal instrument of exploitation. If the peasants were left just enough to live, it was simply because extermination would have reduced taxation revenue. Just imagine that. अब कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तपन रे चौधरी और इरफान हबीब क्या लिखते हैं कि foreign travelers who visited India during the 16th and 17th century present a picture of small group in the ruling class living a life of great ostentation and luxury, in sharp contrast to the miserable conditions of the masses, the peasants, the artisans, and domestic attendants. Indigenous sources do not disagree. They often dwell on the luxurious life of the upper classes and occasionally refer to the privations of the ordinary people. बेसिकली नोबिलिटी जो थी वो खूब पैसे वाली थी, उन्होंने खूब रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन किया आम जनता का, और आम जनता की तो हालत ही खराब थी। क्या कपड़े थे उनके, वो भी देख लीजिए। बाबर ऑब्जर्व दैट इन इंडिया पेजेंट्स एंड पीपल ऑफ लो स्टैंडिंग गो अबाउट बेयरफुट। पैर में कुछ डालने को नहीं होता था, जूता चप्पल। He then goes on to describe the decency cloud worn by the men, the sari worn by the women. Abul Fazl, the great historian of Akbar reign, says that the common people of Bengal, quote, for the most part went naked, wearing only a cloth lungi about their loins. Saul Bank, writing in the early 17th century about the people between Lahore and Agra, says that the plebeian sort is so poor that the greatest part of them go naked. फिर रॉल्फ फिंच को कोट करते हैं, go naked save a little bound about their middle. लिखा है, the overwhelming impression is thus of scantiness of clothing. Though the climate factor and social tradition cannot be discounted, the quantity of clothing was an index of poverty. This is Mughal India. अब इरफान हबीब का तो थीसिस ही है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ इसलिए क्योंकि वो रेकलेस एक्सप्लॉयटर था पेजेंट्री का। अब मैंने एक और ट्वीट में मैंने लिखा है, इन दिस बुक द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इरफान हबीब आर्ग्यूज दैट द मुगल नोबिलिटीज रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट्री फोर्स द लेटर इनटू आर्म्ड रिवोल्ट
for which leadership was provided by the zamindars who were struggling with the imperial authorities for a greater share of land revenue. माने जमींदार्स का स्ट्रगल था मुगल्स के साथ लैंड रेवेन्यू को लेकर के, और पेजेंट्री का था कि भाई हमारा तो ऐसी तैसी कर रखी है इन्होंने, तो बेसिकली दोनों मिल गए अगेंस्ट देम. दिस वाज ऑफ डिसाइसिव सिग्निफिकेंस इन मर्जिंग द राइजिंग्स ऑफ द ऑप्रेस्ड with the war between two oppressing classes being zamindars and the Mughals. Into this framework, Habib fits the Sikh and Maratha attacks as well as the Jat and Satnami rebellions. अब क्लास एनालिसिस है क्योंकि इरफान हबीब इज अ मार्क्सिस्ट, तो आप कर सकते हैं, बट इरफान हबीब इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड टू बी अ अथॉरिटी ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ मुगल इंडिया, और ये आपके सामने मैंने व्यूज रख दिए. इनफैक्ट मैंने एक और ट्वीट में कुछ ऐसा ही सिमिलर लिखा था, और उस पर मेरे को एक इंग्लिश हिस्टोरियन ने रिप्लाई भी किया था, वो भी देखिए. अब कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि शशि थरूर भी सेम जगह सब जगह जाके यही सेम घिसा-पिटा राग रिपीट करते हैं कि भाई इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में इतना था और फिर बाद में इतना हो गया. अब क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, वो लूट को एक्सेंट में ल्यूट बोलते हैं, तो सबको लगता है कि हाँ भाई सही कह रहे होंगे जो बोल रहे हैं. तो मैंने कहा था इंडियन जीडीपी पर कैपिटल इन 1600 वॉज ओवर 60% ऑफ ब्रिटेन्स. वही स्टीफन ब्रॉडबेरी, विष्णुप्रिया गुप्ता और कस्टोडियस वाला पेपर साइड करके. By 1871, it had fallen to less than 15%. Shashi Tharoor won't tell you this. He will cite some dubious statistics of the share of Indian world economy, but then all politicians are charlatans, I suppose. तो जरीर मसानी ने उसका रिप्लाई किया था. जरीर मसानी इज एन ऑक्सफोर्ड हिस्टोरियन एंड फेलो ऑफ रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी. तो उन्होंने कहा, आई एग्री विद योर व्यू ऑफ शशि सिली स्टैटिस्टिक्स, दो नॉट क्वाइट श्योर ऑफ योर्स. तो उन्होंने OECD साइड करा और मैंने उन्हें पेपर साइड करा. मैंने कहा इसको पढ़ो, तो उन्होंने कहा विल डू. और उसके बाद आफ्टर रीडिंग he got back to me and he said this. He said, checked, it estimates Indian per capita GDP at 40% of UK's in 1700, showing major decline much before EIC rule, East India Company rule. Of course, so much also depends on distribution of the GDP, hugely more unequal in Mughal India than in 17th century England. Indian per capita GDP further dropped to 34%, UK's in 1750 before dominance of EIC. Other estimate by Irfan Habib show pre-1750 Mughal nobility appropriating huge 15% of national income, far beyond that of British Raj, at most exploitative. अब क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पेज है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ऑन रिलीजियस एंगल या कम्युनल एंगल, पर आरसी मजूमदार शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि आरसी मजूमदार अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं ऑन हिज वॉल्यूम ऑन Mughals. And R.C. Majumdar is my favorite historian, and he's also one of the biggest historians India has ever produced. So in Likha, so far as Hindus were concerned, there was no improvement either in their material and moral conditions or in their relationship with the Muslims, with the sole exception of Akbar, who sought to conciliate the Hindus by removing some of the glaring evils into which they were subjected. Almost all the other Mughal emperors were notorious for their religious bigotry. The Muslim law, which imposed many disabilities and indignities upon the Hindus, mentioned in volume 6, and thereby definitely gave them an inferior social and political status as compared to the Muslims, was followed by these Mughal emperors and other Muslim rulers with as much zeal as were displayed by their predecessors, the Sultans of Delhi. The climax was reached during the reign of Aurangzeb, who deliberately pursued the policy of destroying and desecrating Hindu temples and idols with a thoroughness unknown before or since. Such disclosures may not be liked by the high officials and a section of the politicians, but it is the solemn duty of the historian to state the truth, however unpleasant or discreditable it might be to any particular class or community. Unfortunately, political expediency in India during this century has sought to destroy this true historic spirit. अब मैं यहाँ पर राइट विंग हिस्टोरियंस को कोट नहीं करूँगा जैसे कि सीताराम गोयल, ना ही मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स मोस्टली जैसे जादूनाथ सरकार को कोट करूँगा, क्योंकि उनकी वर्डिंग और ज़्यादा हार्श है मुगल एम्पायर को लेकर के. लेकिन जावेद अख्तर साहब, ही सिट्स इन द पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, और ऐसी बकवास बातें कर रहे हो आप. कुछ ये बातें इतनी बारी पॉइंट आउट करी जा चुकी है जावेद अख्तर साहब को, बट ही हैज़ नेवर सीन इट, विच शोज ही इज ऑब्लिवियस टू फीडबैक. जब आप फीडबैक को ओपन ही नहीं हो, आप देखोगे ही नहीं डेटा क्या, और ऐसी अनशर्ट कुछ भी बोलते चले जाओगे. मुगल इंडिया मुगल्स वर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव, और उनके अंडर पे जीडीपी इंडिया का डिक्लाइन हो रहा था, और क्या गरीबी थी, क्या सब कुछ था, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. तो ज़रा शेयर करो ये जावेद अख्तर साहब से और शशि थरूर वगैरह से. मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी को नहीं पसंद मुगल्स, तो ये डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और पता नहीं उनका महिमा मंडन करना चालू कर देते हैं. अरे एक्चुअल फैक्ट्स को करो ना यार, फिर बाद में वहाँ से रिएक्शन आएगा, फिर और कम्युनलिज्म होगा. मच बेटर ट्रुथ जैसा है, हिस्ट्री जैसी, आप उसको वैसे एक्सेप्ट करो. मुगल्स कैसे थे कैसे नहीं थे, उसका आज के मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं.
लेकिन हिस्ट्री को एज हिस्ट्री तो पढ़ो कम से कम, तो ज़रा फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों में।